आफ्टरनून। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न पर अब तहज़ीब प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया जाएगा, जो कि एवरी फ्राइडे आपकी सेवा में दोपहर को 1 और 2 बजे के दरमियान पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम को हम 2 भाई पेश करते हैं। कैमरे के सामने आपकी सेवा में मैं रहूँगा, विकी गिल, और कैमरे के परली तरफ हाईली क्वालिफाइड होने की वजह से, वेल एक्सपीरियंस होने की वजह से, दुनिया के जाने माने फोटोग्राफर्स में से एक फोटोग्राफर होने की वजह से और बहुत अच्छा वीडियोग्राफर होने की वजह से मोमी साहब कंट्रोल्स पे रहेंगे। जब आप टेलीफोन करेंगे तो मोमी साहब ही उस टेलीफोन को उठाएंगे और आगे आपको थ्रू कर देंगे। इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी देखते हैं, इस प्रोग्राम को आप फेसबुक पर भी देखते हैं और इस प्रोग्राम को आप www.kashitv.co.uk पर भी सारी दुनिया में देख सकते हैं। और ये इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत से जो लोग अच्छी टेलीकास्टिंग को पसंद करते हैं वो हमेशा काशी टेलीविज़न को भी ट्यून करते हैं। वैसे तो और भी बहुत सी टेलीविज़न स्टेशन हैं, लेकिन जिस काम के लिए काशी टेलीविज़न को बनाया गया था उस काम में उन लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। स्काई चैनल 772 पर आज बहुत से फीचर्स आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे। कुछ पुरानी, कुछ फ्यूचर की बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी और उसके अलावा आगे आने वाले प्रोग्राम्स में आपको क्या क्या सुनाया जाएगा उसके बारे में भी बातचीत होगी। इन द मीन टाइम अगर आप बात करना चाहें तो आप 0300770246 पर बात कर सकते हैं। और हाँ, आजकल के ज़माने में दोस्ती करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वैसे हर ज़माने में दोस्ती करना वॉज इम्पॉर्टेंट, लेकिन आजकल के ज़माने में जो ज़रा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोस्ती करने के लिए आजकल मिलना जुलना तो है ही है, उसके अलावा इकट्ठे खाना खाना भी है ही है, चाय पानी भी पिया जा सकता है और कहीं और भी जाया जा सकता है। और फेसबुक पर भी दोस्ती की जा सकती है। आप मेरे साथ फेसबुक पर दोस्ती कीजिए। फेसबुक पर प्रोग्राम्स में, आने वाले प्रोग्राम्स में कौन कौन से नए नए फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं और एज अ प्रेजेंटर और एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी मैं और किस तरह से आपको एंटरटेन कर सकता हूं, वो सारी बातें लिखी होती हैं। और मेरे फेसबुक पर आपको हमारे ही शहर के, लंदन के, अमेरिका के और तकरीबन सारी दुनिया के और बहुत से आर्टिस्ट्स, कैमरा पीपल और बहुत से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको मिलकर के आपको बहुत खुशी होगी। यानी कि जो मेरे दोस्त हैं वो आपके दोस्त हैं, तो फील फ्री टू ज्वाइन। फेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल, VICKYGILL। और जब मेरे साथ दोस्ती करें तो लगे हाथों विजय मोमी जी के साथ भी दोस्ती कर ले। फेसबुक पर इनका नाम है विजय मोमी। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट बनाते हैं जिसको अक्सर मैं शेयर करता हूँ और कई बार भूल भी जाता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका नाम है फंक्शन और आजकल वो मेरा बड़ा फेवरेट सेगमेंट है। और पिछले कुछ दिनों से जो मैं आपके सामने नहीं आया था तो फंक्शन देखकर मैं गुजारा कर लिया करता था। यानी कि दैट इज़ वन ऑफ अ थिंग जिसको देख कर के आपको खुशी होगी और हंसी भी आएगी। देखिए, एक जहाज़ था, वो डूब गया और जब जहाज़ डूब गया तो बहुत से जो उसके थे पैसेंजर्स वो बच गए, लेकिन वो एक जगह बैठकर रो रहे थे, बहुत बुरे हाल में थे। उन सब के पैसे डूब गए थे, या उनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो डूब गई थी, या उनके पास जो सोने के गहने थे या बड़ी एक्सपेंसिव एंटीक्स या जो भी उनके पास था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन एक आदमी था मेरे जैसा, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, वो सबके पास बैठ रहा था, सबका हाल पूछ रहा था और वो मुस्कुरा के हर किसी के साथ बात कर रहा था। तो एक औरत थी, उसने कई किलो सोना छुपा के रखा था और वो दुनिया के आगे गुर्बत का रोना हर वक्त रोती थी। तो उसका सोना डूब गया और वो बहुत दुखी हुई। तो जब वो मेरे जैसा लड़का उसके पास बैठ के कहने लगा, बहन तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, बताओ तो सही, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने उस लड़के को एक चपेट मार के कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती? हम लोगों का सामान डूब गया और तू हमें पहले तो ये बता दे कि तू ही करता क्यों घूम रहा है? तो उस लड़के ने कहा कि मेरा तो ऐसा जो मेरी दौलत है वो बांटने से बढ़ती है और उसके ऊपर आप और पैसा कमा सकते हो और उसको मैं खो नहीं सकता, बल्कि जितना मैं आगे दूंगा उतनी ज़्यादा मेरी वो बढ़ेगी।
उस औरत ने कहा कि ऐसी क्या तुम्हारी दौलत थी? मेरे पास तो सोना था, उसमें हीरे जवाहरात भी लगे हुए थे, वो सारा कुछ डूब गया। मेरी तो 5 किलो की पैरों की चांदी की चेन भी थी, पाजेब, तो वो भी डूब गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा महंगा तुम्हारा ज्ञान है। उसने कहा बिल्कुल है, क्योंकि उसको मेरे खोने का डर नहीं और मेरा लुटने का डर भी नहीं। आप बात को समझ ही गए होंगे कि आजकल जिस तरह से समय चल रहा है, धीरे धीरे अगर आप बर्मिंघम टाउन जाते हैं या किसी भी टाउन में आप जाएं, रेड लाइट्स के पास मंगतों की गिनती बढ़ती जा रही है। और कुछ मंगते ऐसे हैं जो कि वहीं खड़े रहते हैं, कुछ लोग वहाँ से एवरीडे गुजरते हैं। मेरी तो बहुत से मंगतों के साथ दोस्ती हो गई है और मैं हमेशा अपनी गाड़ी में एक बड़ा सारा कटोरा रखता हूँ, उसके अंदर खूब सारी मैं चेंज रखता हूँ। और जब भी मैं घर से निकलता हूँ और जब भी किसी मंगते को देखता हूँ, मैं हमेशा उस मंगते को ज़रूर पैसे देता हूँ और ये करने से मेरा दिल लगता है। एक महिला है डॉक्टर कुलदीप संधू, उनसे मुझे ये इन्फेक्शन लगी है मंगतों को पैसे देने की। और एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप मंगतों को पैसे देती हैं, आप ये नहीं सोचती कि वो ड्रग खा लेंगे? तो उन्होंने कहा 20-25 पैसे की कौन सी ड्रग आ जाएगी जो ये खा लेंगे? तुमने जो दिया है ये भगवान के रास्ते में दिया है, और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान अपना बंदा भेजेगा। आगे वो उसके साथ क्या करते हैं ये उनकी गौर गर्दन है, लेकिन तुम अपनी तरफ से ज़रूर दे दिया करो। और उनको देने में मुझे जो सुख मिलता है वो ज़िंदगी में किसी काम में भी सुख नहीं मिलता। और जब काम की बात चल ही पड़ी है तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जब काम खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है इंसान का। इंसान तब तक ही जीवित रहता है, उसकी पर्सनैलिटी रहती है, जब तक कि उसका काम चलता है। आप समझ गए ना? ये सुंदर कपड़े, ये रंग बिरंगी कारें, ये चमचमाती बसें, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ये टेलीविज़न, ये रेडियो, ये मेकअप, ये सब अच्छे अच्छे टेलीफोन, ये काम की वजह से ही है। अगर काम नहीं चलता तो ये चीज़ें भी नहीं होती। और उम्र इंसान की जब बढ़ती है उसका दूसरा काम ख़त्म हो जाता है, तो यही दुनिया बुरी लगने लग जाती। आप अगर किसी जवान लड़के से पूछें कि भाई तुम्हें ये दुनिया कैसी लगती है, तो वो कहेगा ये दुनिया फैंटास्टिक, क्या क्लब्स हैं, क्या पब्स हैं, क्या डांस की जगह है, क्या शहर है, क्या मिलान है, क्या इटली है, क्या लंदन है, क्या फ्रांस है, क्या जर्मनी है, क्या जापान है। वो हर जगह जाता है, दोस्ती करता है। फिर अधेड़ उम्र का हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बीवी है, वो अपने हक मानती। तो फिर उस आदमी से पूछो ये दुनिया कैसी, तो वो कहता है ठीक है की है, दुनिया ही है ना, ठीक है, हो रही है गुजारा, और सुनाओ की हाल है। फिर उसके बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है। आप बूढ़े से पूछिए ये दुनिया के बारे में आपका क्या विचार है, वो कहेगा क्या है, क्या दुनिया है, हड्डियाँ दुखती हैं, गोडे दुखते हैं, डायबिटीज़ का लेवल ही कंट्रोल में नहीं आता, इतना हाई ब्लड प्रेशर होता है, कानों में भां भां होती है, इतना गुस्सा चढ़ता है कि मैं आपको क्या बताऊं, किसी का हाल पूछने का भी जी नहीं करता। ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया फानी है, असली दुनिया तो ऊपर है, उस दुनिया में हमने जाना है। ये तो धर्मशाला है, एक सराय है, और इसीलिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं। जिसकी बारी आएगी वो चला जाएगा, और जिसकी बारी अभी आनी है वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। बुढ़ों से ज़्यादातर आपने बुज़ुर्गों से इस तरह की बातें सुनी ही होंगी। आज ये दुनिया जो रंग बदल रही है, यूक्रेन में वॉर की वजह से हर चीज़ महंगी हो जा रही है, तो जो ज्ञान वाले लोग हैं उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया है। वो किसी और काम में चले गए हैं, जैसे कि बिजली वाले सोलर के काम में चले गए हैं, लेकिन दे आर स्टिल मेकिंग मनी। फिर उसके बाद जो दुकानों वाले थे उन्होंने अब क्या बेचना है वो सोच कर बेचने लग गए, क्योंकि उनके पास सोच है, और सोच एजुकेशन की वजह से आई है। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, बगैर एजुकेशन के, उनकी सोच होती है, लेकिन दे कैन ओनली राइज अप टू सम लेवल। एजुकेशन जैसे हीरे को तराश के चमकीला बना दिया जाता है, उस तरह से आपको चमकीला बनाती है। तो आप भी अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो अभी भी समय है, आप ओपन यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कीजिए,
आप कॉलेजेस में जाके पता कीजिए। आपको अगर इंग्लिश भी नहीं आती तो आप इंग्लिश का ही कोर्स कर लीजिए, लेकिन एजुकेशन जब आपके पास होती है तो एजुकेटेड लोगों से मिलते हैं, और एजुकेटेड पीपल विल ऑलवेज हेल्प यू। एजुकेटेड तो अगर आपका कोई दुश्मन भी होगा ना तो वो भी आपकी मदद करेगा, और बहुत सी मज़ीद इस तरह की बातें होंगी। लेकिन पहले आज के प्रोग्राम के पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लगता है किसी वजह से आपकी फ़ोन कॉल ड्रॉप हो गई, और अगर आप चाहें तो दोबारा टेलीफोन कर सकते हैं, या फिर इस प्रोग्राम को आप स्काई चैनल 772 पर देख सकते हैं। नहीं, मेरी कॉल ड्रॉप नहीं हुई, मैं बात करना चाह रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर बात कीजिए। मैंने तो आपको मना नहीं किया, लेकिन आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच नहीं रही थी। अच्छा, तो आज मतलब किस टॉपिक पे जो है वो शो चल रहा है आपका? टॉपिक पर अभी तक टॉपिक तो मैंने बताया ही नहीं था, लेकिन अब आप आ गई हैं तो उसकी बात हम करते हैं कि अब जब इतनी महंगाई लोगों को महसूस हो रही है, आप क्या सोचती हैं कि क्या एजुकेशन हेल्प करेगी, या फिर मांग तांग के गुजारा कर लें वो हेल्प करेगा, या आप क्यों करना है? हाँ जी, मांग तांग के गुजारा क्यों करना है? जब हाथ पांव सलामत हैं तो बंदे को पढ़ लिख के अपनी मेहनत और कोशिश करके आगे चलना चाहिए। एब्सोल्युटली, आप ठीक कहती हैं। और अगर आप मांगें तो आप किससे मांगें? अगर हम मांगे तो हमें मांगना रब की जात से चाहिए बस। या इंसान से क्यों नहीं मांगना चाहिए? इंसान, अगर कोई इंसान है तो इंसान को भी जो है वो रब की जात देने वाली है, तो हर इंसान रब के लिए एक है, लेकिन इंसान को दे के खुश नहीं होता, जबकि रब दे के खुश होता है। That's very true indeed। और जब एक इंसान हाथ फैला के दूसरे इंसान से मांगने लगता है तो उसकी रिस्पेक्ट का क्या बनता है? देखें, अगर कोई इंसान ने आपके आगे हाथ ही फैला दिए तो फिर आपको उसे कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। वो जो आपसे कहता है आप उसके हाथ पे रख दो, क्योंकि अगर हम सब जो है वो रब के आगे हाथ उठाते हैं तो अगर हमें वो वापस कर दे तो क्या बनेगा हमारा? यही हम सोचें तो हम दूसरे को भी इनकार ना करें जो हमारे आगे हाथ कर। That is very very true। एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ कि ये सुना है कि अगर आप दान पुण्य करते हैं, आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, ज़रूरतमंदों को डोनेट करते हैं, तो ये अल्लाह की राह में करते हैं, एहसान नहीं जताना चाहिए। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, एहसान जताने के लिए देखें, ये जो हम दान पुण्य का काम जो भी करते हैं ये हम रब के लिए करते हैं, किसी पे एहसान नहीं करते हैं। तो उसे जितलाने का फ़ायदा, जो आप कर ही रब के लिए रहे हो, वो तो इतना कुछ दे के आपको जितला नहीं रहा है, तो आप अगर रब की राह में थोड़ा सा दे देते हो तो उसको जितलाने का फ़ायदा। रब ने वादा किया है कि अगर आप मेरे लिए एक गुना जो है वो मेरी राह पे खर्च करोगे तो आपको मैं तिगना करके दूंगा। आप ठीक फरमाती। एहसान जितलाना नहीं बनता, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है वो रब के साथ है, उस बंदे के साथ नहीं है, उसे एहसान नहीं जितलाना चाहिए। That's very true indeed। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जबकि वो मुश्किल में हो तो ऊपर वाले का फरिश्ता इंसान के रूप में आता है और उनकी मदद होती है। कई लोग होते हैं कि उनके लिए कोई नहीं आता, तो ऐसे लोगों के क्या काम होंगे जिनके लिए कोई नहीं आता, और ऐसे लोग के मौका पड़ने पर हमेशा रब अपना फरिश्ता इंसान के रूप में उनके लिए भेजता है। इन दोनों में क्या फ़र्क होगा, ये इसलिए बताइए ताकि जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं वो इबरत हासिल करें। आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे? जी, बहुत लंबा क्वेश्चन है, मुझे तकलीफ होगी लेकिन मैं पब्लिक की भलाई के लिए ज़रूर पूछूंगा। वो ये है कि कई लोग इस तरह के हैं जबकि उनके ऊपर मुसीबत पड़ती है उनकी कोई मदद करने नहीं आता। जैसे वो लोग जो भेड़िया करते हैं और जब सच में भेड़िया आता है तो उनकी कोई मदद करने नहीं आता। और बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो, लेकिन वो भेड़िया करने वाले लोग खुद को खुद मजाक बना लेते हैं, इसलिए लोग उसकी मदद करने नहीं आते हैं।
दैट इज वाई। और जो लोग जिनको की ज़रूरत पड़ने से पहले ही उनके लिए मदद आके खड़ी हो जाती है, वो लोग कैसे होंगे? क्या उन्होंने बहुत पाठ पूजा किया होगा? क्या उन्होंने अपनी नमाजें पूरी रखी होंगी? या फिर डोनेट करते होंगे, दूसरों की हेल्प करते होंगे? क्या होता होगा? तो ये रब की ज़ात है जो किसी के लिए वसीला बनाती है, ठीक है? तो अगर ये कोई बंदा आपकी हेल्प आपके पूछे बगैर ही करने आ गया, तो ये रब ने आपके लिए उसे फरिश्ता बना के भेजा है कि वो आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके। यस, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। तो हर इंसान का जो ये फर्ज होना चाहिए कि जितना हो सके आप मतलब हर मोड़ पे आपको ये ख्याल होना चाहिए कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसकी मैं हेल्प करूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमाती है मोहतरमा। आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर आया करें। और आज फ्राइडे है तो आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक। आपका नाम पूछ सकती हूँ सर? मेरा नाम विकी है, विकी गिल। हेलो जी, मेरा नाम विकी है, विकी गिल। थैंक यू एवर सो मच इंडीड। आप आई। आने वाले प्रोग्राम्स में आपका हमेशा से इंतज़ार रहेगा। इंसान का फ़र्ज़ है एक दूसरे की मदद करना, और जो करते हैं ऊपर वाला मौका पड़ने पर अपना फरिश्ता उनके लिए ज़रूर भेजता है, इस बात में कोई शक नहीं है। आइए, इस बात से अब हम चलते हैं इमिग्रेशन की बात की तरफ। आप जानते हैं कि हमारी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल जी वो तरह तरह के शोशे छोड़ती हैं। उनके शोशों की बात बाद में होगी, लेकिन पहले प्रोग्राम के अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। और इस मेहमान के बाद हम चलेंगे नई दिल्ली। वहाँ दुनिया की सबसे मशहूर पत्रकार श्रीमती सुमन बख्शी जी से बातचीत होगी। पहले मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका प्रोग्राम मैं अभी देर से देखना शुरू किया है, लेकिन सबसे पहले तो आज ड्यूक ऑफ एडिनबरा लेट की बर्थडे भी है। जी हाँ, मुझे याद है 10 जून उनकी बर्थडे थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जी हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ। तो ये मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ब्रिटेन का ऑफिशियल रिलीजन तो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन यहाँ तमाम मजहबों को आज़ादी है। यहाँ मैंने बर्मिंघम में देखा है 1-2 चर्चेज को मस्जिदों में कन्वर्ट किया गया है। तो बर्मिंघम की एक चैरिटी ने तंजानिया में 400 मस्जिदें बनाई हैं। जी। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यूक्रेन की जंग की वजह से, जैसे आप अभी एक मेरा ख्याल है कि मैं प्रोग्राम में सुन रहा था किसी न्यूज आइटम में कि बहुत फूड क्राइसिस हो गया है, और अभी आगे मजीद होगा। और अब देखें अफगानिस्तान और दूसरे मुल्कों में भी ऐसी सूरत हाल है, तो उसकी भी लिए काफ़ी मदद की ज़रूरत है इंटरनेशनली। हम जिन मुल्कों में फूड क्राइसिस है उन मुल्कों की हम जो है इमदाद करें। एब्सोल्युटली करनी चाहिए, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। एवरी डे वैसे कोई पर्सनल बात तो नहीं पूछनी चाहिए, मगर आप फिर भी क्या देखते हैं कि एक जनरल जो रहने वाला है उसके बिजली के बिल आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, गैस के बिल आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। और अब तो लोगों ने जो बिल्लियां कुत्ते पाले हुए थे, दुनिया को अफेक्ट किया है। ये आई डोंट थिंक ये बिल्कुल बेमानी जंग है, इससे रूस ने हमला किया है और इतने लोग डिस्प्लेस हुए हैं। वहाँ से 5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूक्रेन छोड़ने पे मजबूर हुए हैं। इतना हर चीज़ महंगी हो रही है, गैस क्राइसिस है और चीज़ें हुई हैं। तो मैं तो मतलब इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि हम चाहते हैं जंग बंद हो, सुलह सफाई हो, अमन हो। तो इस जंग की वजह से बहुत दुनिया में तबाही हुई। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप आए अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से इंतज़ार आपका रहेगा। तब तक के लिए जुम्मा मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच इंडीड। आइए, एजाज साहब के बाद अब हम चलते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली से पिछले हफ्ते के ख़ास ऐसी खबरें जो कि आपको जनरली टेलीविज़न पर सुनने के लिए नहीं मिलती, काशी टेलीविज़न से श्रीमती सुमन बख्शी जी पत्रकार से सुनिए। सुमन बख्शी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं? बहुत अच्छी।
भारत में एक कोर्ट ने कहा है कि हर बार पति ही गलत नहीं होता, इसलिए जो भी पति पत्नी का केस आए कोर्ट को उसे बड़े ध्यान से देखना चाहिए। ये कौन सा केस था, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल दीजिए। जी, ये एक विवाद था जो एक मामला जो सेशन कोर्ट के सामने आया है और सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को डिसमिस करते हुए कहा कि हर वक्त जो है पति ही गलत नहीं होता है, अदालतों को जो है पुरुष का भी पक्ष सुनना चाहिए, इसके बाद ही वो जो अदालत कोई फैसला ले। सेशन कोर्ट ने जी जैसे ये एक जो केस आया है पारिवारिक केस था और उसमें पति ने जो है 40 लाख जो है एलिमिनी जो है अपनी वाइफ को दी और उसका वो ब्याज जो है 34,000 लेती रही और उसके बावजूद भी वो जो है गुजारा भत्ता जो मांग रही थी, तो जज ने जो है बोला कि ऐसा नहीं होगा भाई, आपने 40 लाख ले भी लिए हैं और ब्याज भी ले रही हैं और 25,000 का जो है आप भत्ता भी मांग रही हैं। तो इसमें जज प्रवीण सिंह ने कहा मतलब उन्होंने इस जो है इस केस को डिसमिस कर दिया और अदालत ने कहा कि पुरुष पक्ष भी सुनना बहुत जरूरी है। राइट, अच्छा जी। और एक अदालत ने जो कि गुजरात की अदालत है, उसने ये कहा है कि जब एक कपल की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद भी आदमी को पत्नी के साथ रेप का हक नहीं मिलता। ये क्या केस था? जी, ये बिल्कुल गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है। जो एक जनहित याचिका जो है गुजरात हाई कोर्ट में आई है और उन्होंने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध जो घोषित करने से जुड़ी जो एक जनहित याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ये समझना कि शादी करने के बाद पति को पत्नी से जबरन रेप का अधिकार मिल जाता है तो ये शादी के नाम पर धब्बा है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता या जिसने जो एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कहा कि 3 सदी पूर्व सर मैथ्यू हॉल का सिद्धांत था कि शादी के बाद पति को पत्नी के साथ जबरन को कुछ भी कर सकता है, तो उनको एक मतलब सहमति मिल जाती है पुरुष को। तो और जिसमें जैसे रेप का जो पति रेप का जो है दोषी नहीं माना जाएगा। ये जो है सर मैथ्यू हॉल का ये सिद्धांत था। इस सिद्धांत को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में भी खारिज किया जा चुका है। जस्टिस जे.बी. परिवाला और जस्टिस निर्मल मेहता ने इसमें सहमत नहीं हुए और उन्होंने ये कहा ये असंवैधानिक है और आज के दौर में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बेंच ने ये भी कहा कोई भी महिला शादी के समय ये रजामंदी नहीं देती कि उसका पति जो है उसके साथ जबरदस्ती करे। शादी कर लेने से पति को सेक्सुअल जो है कि वो अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ये अदालत ने कहा कि ये ऐसा नहीं होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने ये बोला है। थैंक यू एवर सो मच इंडी। अब भारत में सुमन बख्शी जी, दुनिया बातें तो बहुत करती है, बुज़ुर्गों की सेवा करो, बुढ़ों के साथ बहुत प्यार से पेश आओ, लेकिन असलियत में ऐसा हो नहीं रहा है। आप इस बात को तो हमें एक्सप्लेन करें तो हमें बहुत खुशी होगी। वो ये है कि भारत में एक डॉक्टर ने और एक वकील ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया और उन्हें वृद्ध आश्रम जाके रहने की ज़रूरत पड़ी। ये क्या केस था? ये वैसे काफी ये दुखदाई वाली जो घटना है ये सामने आई है कि ये एक वृद्ध जो है, ये मामला जो है चित्तौड़गढ़ का है। कुछ युवक थे, उनको ये वृद्ध व्यक्ति मिला और भटकता हुए मिले उनको ये वृद्ध, और उन्होंने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया था और बीमार भी लग रहे थे। तो उन युवकों ने जो है इनकी मदद की और उनकी जो पहचान हुई है, चित्तौड़गढ़ का जो ये मामला है प्रेमचंद शर्मा के रूप में हुई है। और प्रेमचंद शर्मा 2 दिन से भूखे मतलब जैसे बीमार थे और दर भटक रहे थे। तो उनको वहां के जो पार्षद हैं, चित्तौड़गढ़ के पार्षद मयंक अग्रवाल को उनको मिले। मयंक ने उनको देखा और उनके पॉकेट से उन्होंने एक स्लिप निकाली और उसमें शिल्पा शर्मा नामक लेडी का जो था फोन नंबर था। उन्होंने उनको फोन किया, तब पता चला कि वृद्ध का जो एक बेटा जयपुर में डॉक्टर है और दूसरा उदयपुर में एडवोकेट है
और वृद्ध को जो है उदयपुर भेज दिया गया है वृद्धाश्रम में, और उनकी देखरेख जो है एक संस्था करेगी। तो ये आजकल का जो दौर है ये थोड़ा दुखदाई माहौल है कि एक जो बेटा डॉक्टर और एक एडवोकेट है और उन्होंने अपने पिता को घर से निकाल दिया। दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए लोग तो सभी यही सोचेंगे ना कि इंडिया में हर वृद्ध और वृद्धा के साथ यही किया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपने चावल का पतीला बनाया है तो ये देखने के लिए कि चावल बने हैं कि नहीं, आदमी एक चावल को टेस्ट करता है, उस पूरा पतीला खा के तो नहीं बताता ना। तो एक आदमी की इस हरकत से सारे भारत की इमेज कितनी ख़राब हुई है, ये जो भारत की सरकार है उनको समझना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? जी, ये आज का जो दौर है काफी, जैसे कहते हैं मॉडर्न, कहते हैं कि जैसे हो रहा है, तो इस चीज पे भी रोक लगानी चाहिए कि भाई इतने भी मॉडर्न ना बने कि अपने जो पेरेंट्स को हैं कि उनको एक जो टाइम ना दिया जाए, और ऐसे केसेस सामने नहीं आने चाहिए। वाकई ये शर्मनाक घटना है, ऐसे केस होने ही नहीं चाहिए। अगर होंगे तो सामने आएंगे। आजकल मीडिया इतना एडवांस हो गया, आप जानते ही हैं। अब भारत में एक कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई सास दहेज की मांग ना करे। ये क्या मामला है? हाँ जी, ये बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं दीपक मिश्रा और शिव कीर्ति की जो पीठ ने शुक्रवार को ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई सास दहेज न मांगे, यह हो नहीं सकता। दहेज की जो मांग है वो सास का चोली दामन का साथ है। तो एक जो मामला आया था बहू को प्रताड़ना का, तो उसमें एक सास का उन्होंने कहा था कि वो 70 साल की लेडी हैं जो मदर इन लॉ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश दीपक मिश्रा और शिव कीर्ति ने इनकी बिल्कुल जमानत के देने से मना कर दिया है, उनकी अपील जो है खारिज कर दी है। इस चीज को और जैसे वकील है, उनके जो वकील हैं उन्होंने बोला कि ये जो मदर इन लॉ इनकी 70 साल की हैं, आप इनको जमानत दे दीजिए। तो कोर्ट ने बिल्कुल इस चीज को मना कर दिया। ओके, राइट। तो अब सास पर क्या कार्रवाई चल रही है? हाँ जी, सास पे अब क्या कार्रवाई चल रही है? जी, उनको जमानत नहीं मिली है, वो इस वक्त जेल में हैं। ओह, अच्छा। जी। मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर। एनीवे, अब पता लगा है कि यूं तो कहा जाता है कि भारत की ट्रेनें बड़ी एडवांस हो गई हैं, उनमें खाना भी मिलता है, शयन कक्ष भी है, वातानुकूलित कक्ष भी है। ये सब कुछ पखंडबाजी यहाँ पर बहुत सुनने के लिए मिलती है, और यहाँ से वहाँ जो लोग जाते हैं बहुत ही झूठ बोलते हैं जब वो वापस आते हैं। इस तरह की बहुत सी हमें ऐसी बातें सुनाते हैं। अब देखिए, आप एक खबर आई है जिसमें कि ये पता लगा है कि एक छोटी सी बच्ची 7-8 घंटे भूखी रह के तड़प तड़प के ट्रेन में अपनी माँ की गोदी में मर गई, और उसकी माँ 3-4 घंटे उसकी डेड बॉडी को छाती से चिपका कर ट्रेन में बैठी रही। ये भारत में हुआ। ये क्या किस्सा है? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे एडवांस तो हो गई टेक्नोलॉजी इंडिया की, लेकिन हाँ कुछ केसेस ऐसे कभी कभार आ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसी एक घटना हमारे आई है सामने, और ये बीकानेर की घटना है। बीकानेर के रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये जो है घटना है, और ये महिला झारखंड आदिवासी इलाके की रहने वाली हैं। इनका नाम सुकुरमुनी है, और ये गुवाहाटी की ट्रेन से जैसे जिस दिन डेथ हुई है सुबह 6 बजे ये पहुंची थी। गर्मी और भूख के कारण माँ बेटी मतलब का स्टेशन में जो जैसे साइड में जो गवर्नमेंट के जो है पानी के लिए लगाया जाता है प्याऊ, तो उसमें तो पानी उनको मिल गया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ के अपनी बेटी आपकी ट्रांसमिशन कटनी, कुछ खाने के लिए। आप एक जगह बैठकर बात करें, आपकी ट्रांसमिशन कटनी शुरू हो जाती है। जी, अच्छा, खबर तो हमें सुनाई नहीं दी, आपकी ट्रांसमिशन कट गई। अच्छा, फिर से बोलूं? हाँ जी जी, ये घटना जो है बीकानेर की रेलवे स्टेशन की है,
रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है। और ये जो महिला है गुवाहाटी से ट्रेन में बैठी थी और ये झारखंड की निवासी थी और ये बीकानेर पहुंची और इनके पास पैसे नहीं थे कि बच्ची को जो है कुछ खिला सकें और उनको पता ही नहीं चला मदर को कि उनकी बेटी की कब डेथ हो गई। पानी तो उन्होंने दे दिया, जो गवर्नमेंट के जो प्याऊ लगे होते हैं उनमें पानी तो मिल गया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए या दूध के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। 7-8 घंटे वो लेडी तड़पती रही, उसको मालूम ही नहीं था कि मैं यहाँ पर कहाँ अंतिम संस्कार करूं, लेकिन कुछ समाज सेवी सामने आए और उन्होंने उस महिला की मदद की। वेरी सैड। सुमन बख्शी जी, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से खबरों में आपके साथ बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। वेलकम बैक इन तहजीब प्रोग्राम। स्काई चैनल 772 पर ये कांची टेलीविज़न है। आपकी सेवा में हम इंग्लैंड से बोल रहे हैं। ये प्रोग्राम आप कांची टेलीविज़न के स्टूडियो जो कि हिल टॉप वेस्ट ब्रॉमविच बर्मिंघम में है, वहाँ से टेलीकास्ट किया जा रहा है। अभी आपने नई दिल्ली से श्रीमती सुमन बख्शी जी पत्रकार से पिछले हफ्ते के कुछ ऐसे समाचार सुने जो समाचार जनरली मंजरे आम पर नहीं आते और आपको सुनने के लिए नहीं मिलते। जनरली भारत से जो समाचार आते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, उनके बड़ी बड़ी पार्टीज, उनके प्राइम मिनिस्टर्स या फिर उनके जो दीगर दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनकी बातें और उनकी खूबियां ही बयान की जाती हैं, और जिसकी वजह से जो पिछड़ा वर्ग है या दलित वर्ग है या फिर लताड़े हुए लोग हैं या फिर डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं, उनकी खबरें सामने नहीं आती। कांची टेलीविज़न उन्हीं खबरों को सामने लेकर आता है। और अब एक और फीचर आपकी सेवा में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और फीचर के बारे में बताया जाता है। वो ये कि हमारे शहर बर्मिंघम में बहुत से आर्टिस्ट्स हैं। अब सब लोग तो सिंगर नहीं होते, बहुत लोग प्रेजेंटर्स भी हैं, बहुत लोग एक्टर्स भी हैं, बहुत लोग डायरेक्टर्स भी हैं, बहुत लोग प्रोड्यूसर्स भी हैं, और बहुत लोग चोटी के आर्टिस्ट अपने ज़माने में रहे हैं, लेकिन अब वो गुमनामी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुद को भूली बिसरी याद समझ बैठे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि उन्हें कभी भी कोई उठाने के लिए नहीं आएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि दूसरे जो दबाने वाले लोग हैं उनके झूठ ने दबा रखा है। ऐसी ही पर्सनैलिटीज़ के साथ आपको प्रोग्राम सुनाया जाएगा, तहजीब प्रोग्राम। यानी कि अगले हफ्ते जब आप टेलीविज़न खोलेंगे तहजीब प्रोग्राम देखने के लिए, तो मेरे साथ यहाँ पर शफीक ज़मान साहब होंगे। शफीक ज़मान साहब बर्मिंघम के सबसे पुराने रेडियो प्रेजेंटर्स हैं, लेकिन आज सबसे पुराना प्रेजेंटर होने का सबसे पुराना प्रेजेंटर होने का जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है वो कोई और है। वो क्यों कहती हैं कि भाई हम सबसे पुरानियां हैं, इस बात का तो हमें पता नहीं, आप उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन टेक्निकली जो सबसे पुराने प्रेजेंटर हैं उनसे आपकी बातचीत करवाई जाएगी। किस तरह से मीडिया इंग्लैंड में शुरू हुआ, फिर किस तरह से बर्मिंघम में रेडियोज़ आए, फिर टेलीविज़न्स आए, वो दौर क्या था जब शुरुआत हुई थी, और उस वक्त प्रेजेंटर्स के क्या हालात थे, रेडियोज़ के क्या हालात थे, और वो आज के युग से कैसे डिफरेंट है। ये सारी बातें शफीक ज़मान साहब आपको खुद बताएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस को भी वो बताएंगे, और किस तरह से 100 बार बोले हुए झूठ ने आज तक उनको खुद बोलने का मौका नहीं दिया, और आज भी वो खुद नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ। ये काशी टेलीविज़न से प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। और आइए अब हम सुनते हैं अगला फीचर जिसका नाम है भूखी आत्मा, और पेश कर रहे हैं अजमल रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, और आपका भूखी आत्मा सेगमेंट को दुनिया बहुत पसंद कर रही है। आज आप अगली आत्मा के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, वो क्या किस्सा है?
ये मतलब जो भूखी आत्मा है ये या यूके में नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है जी। और वो मतलब किसी की आंटी है, खाला इसको कहते हैं। जी जी जी। उनके कारनामे तो आपको बताएं तो एक लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ उनमें से बताता हूँ। भूखी आत्मा पहले तो उन्होंने क्या किया कि वो खाला जो है वहाँ घर में घुसी हैं उनकी जी। मतलब उनके वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि घर में जो 7 लोगों का जहेज का सामान पड़ा हुआ था, अच्छा, वो सारा का सारा बेच दिया। और वो सारे जो भाई थे ना, 7 भाई, वो फॉरेन में रहते थे, कुछ कराची में, कुछ लाहौर में, कुछ यूके में। तो सभी को, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ का ट्रेडिशन जहेज वगैरह वो बहुत सारी चीजें होती हैं, ताल्लुक रखती हैं। और उनकी एक आबाई हवेली थी जहाँ पर खाला जो है ना काबिज थी, और वहाँ उन्होंने खाला साहिबा ने एक एक करके कमरा सारा खाली कर दिया। राइट। और वाहे गुरु का खालसा जी, मैं आपको क्या बताऊं कि उन्होंने क्या कुछ किया। उन्होंने, और फिर मतलब इतनी वो जिदार हैं कि वहां पर ना वो पुलिस से डरती हैं ना किसी और से डरती हैं। फिर एक दफा वहां पुलिस भी गई है, और फिर क्या किया उन्होंने, वो वहां कोठे होते हैं ना, कोठे 3-4 कोठे टप के तो भाग गई है वहां से। अच्छा। और फिर उन्होंने बाद में जो है ना जमानतें वगैरह ले ली और बहुत कुछ किया, और अब तक जो है ना वो इवन अपनी जो भांजी थी ना सकी, उसका भी जो है ना सामान और वो सारा कुछ खाली कर दिया भूखी आत्मा ने। आप यकीन करें, ऐसी ऐसी भूखी आत्माएं हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि देखिए रिश्तेदारी भी होती है, भांजी है, कुछ है, लेकिन आत्मा ने तो हद ही कर दी है। नहीं तो वो घर में घुस कैसे आती थी? असल में वो क्या हुआ था कि वहां पर मतलब 7 भाइयों में से एक भाई के साथ उसने नाम निहाद शादी की पहले। अच्छा। शादी करके तो वो वहां घुस गई। उसको पता था यार इस घर में, इस हवेली में, बहुत बड़ी हवेली थी वहां पर। उस हवेली में मतलब बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। उसने फिर क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों का सामान वो बेच दिया। उसने तांबे, पीतल के बर्तनों को, आपको पता है वहां का ट्रेडिशन जो रईसों का होता है वो इसी तरह था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मकान पर कब्जा किया, हवेली पर ना सिर्फ उसने कब्जा किया बल्कि वहां पर उसने इल्लीगल टेनेंट्स बिठा दिए। अच्छा। और उन इल्लीगल टेनेंट्स को आधा मकान और उससे ज्यादा का हिस्सा भी बेच दिया, और वो भी पैसे ले लिए। अच्छा। मतलब इतनी भूखी आत्माएं हैं, और मैं क्या। और फिर अल्लाह ताला का अज़ाब भी उस पर नाजिल होता रहा। लोगों ने देखा, दुनिया ने इसको मना किया कि भाई आपका जो हस्बैंड है वो मतलब डायबिटिक भी है, और फिर डायलिसिस पे भी चला गया है, उसकी दोनों टांगें जो है ना कट गई, और वो उसकी डेथ भी हो गई। और उसका एक ही बेटा था, और वो बेटा भी पागल हो गया। हाय हाय, देखो। और देखें खुदा का अजाब, देखेंगे तो सामने सामने की बातें। और ये मैं आपको जो स्टोरीज बताता हूँ या अभी बता रहा हूँ, ये हर सच्ची स्टोरी है। और मैं सबसे विनती करता हूँ, वो चाहे इंडिया से ताल्लुक रखते हैं या पाकिस्तान या बांग्लादेश से, अपने घरों को वहां पर इस तरह ना छोड़ कर आए, क्योंकि ये आत्माएं जो है ना घूमती फिरती हैं, वो आपके अजीजो अकारिब की शक्ल में होती हैं। अब आपको अपने ही मकान में वो कहती हैं कि अगर आप आएंगे तो हम आपकी टांगें तोड़ देंगे। एक और वाकया था जी, भूखी आत्मा ने मतलब जो मालिक मकान है उसका जनाजा तक वहां नहीं आने दिया। यहाँ से लेकर, आपको पता है पाकिस्तानी लोग जाते हैं, तो भूखी आत्मा ने ये कहा कि ये मकान मेरा है, आप यहाँ पर जो है ना जनाजा भी नहीं ला सकते हैं इसका। और मालिक मकान जिसने करोड़ों रुपए की वो कोठी बनाई थी जी, और उसका जनाजा बाहर से टेंट लगा कर पड़ा गया। हाय हाय, ये हालात चलते हैं। तो मैं सबसे विनती करता हूँ, चाहे वो इंडियन है या पाकिस्तानी है, आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आपके असासे हैं, वो अनसेफ हैं।
ये आत्माएं आपके रिश्तेदारों में ही हैं। Yeah. और भूखी भी इतनी है वो आत्माएं कि उनका पेट ही नहीं भर सकता। That's right. Yes. Yeah. तो मैं ये विनती करता हूँ सबसे कि खुदारा आप जो है ना भगवान के लिए, आप जो है ना वाहिगुरु के लिए, आप जो है ना अपने अंसासों की हिफाजत करें। Certainly. अजमल साहब, थैंक यू एवर सो मच इंडीड। आपके साथ जल्दी ही एक बार फिर से बातचीत होगी। तब तक के लिए शुक्रिया जी मुझे टाइम देने के लिए। यू आर वेरी वेलकम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। ऑन काशी टेलीविजन अभी आपने भूखी आत्मा नाम से सेगमेंट सुना। अगले हफ्ते आज के दिन आज ही के समय एक बार फिर से ये फीचर आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। और अब जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में पढ़े लिखे लोगों की बातें हो रही थी, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे काशी टेलीविज़न को सपोर्ट की ज़रूरत है और ये सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। उस सपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आने वाले मेहमान के साथ बात करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Hello. हेलो, हाउ आर यू? Yeah, I wanted to speak to Vicky Gill. I'm speaking. I wanted to speak to Vicky Gill. Yes, I am. Okay. Do you know, could I speak to you off air? That won't be possible, but any hint? What is it regarding? Oh, it was regarding, I wanted to speak to somebody that, you know, before you came on air, there was another lady. Okay, do one thing. What can I do? Call again, and when the operator will pick up the telephone, leave your telephone number with him, and once I'll finish from here, that will be around 2:30. I will give you a call back. I promise. Okay, thank you. You are welcome. Thank you very much indeed. अब जैसे कि बात हो रही थी पहले एजुकेशन की और काशी टेलीविज़न की सपोर्ट की, हम सबको चाहिए कि अपने अपने तरीके से काशी टेलीविज़न को सपोर्ट करें। हम लोग अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने टाइम से काशी टीवी को सपोर्ट करते हैं। और इतनी लंबी लंबी जो डिग्रियां ली जाती हैं ये फ्री में नहीं आती, और इतने जो सालों सालों का जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी आपको मालूम है बग़ैर मेहनत के नहीं आता। उसके अलावा हम अपने प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करवाते हैं और पढ़े लिखे लोग यही करते हैं। तो आप जिस तरह से कर सकते हैं काशी टेलीविज़न को ज़रूर सपोर्ट करें। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो फाइनेंशियल होती है, उसके लिए जो काशी टेलीविज़न के मालिक हैं आप उनके साथ बात करें। वैसे ज़माना तो ऐसा चल रहा है कि देखिए, अब मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, इतनी एजुकेशन है, उसके अलावा मेरा रूपरेखा कैसे है ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। बाकी के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। अब जब आप मांगने पर भी मुझे कुछ नहीं देते तो इनको आप क्या देते होंगे? यही बात है ना। इसीलिए बड़े बड़े लोग जिनकी तरफ हम देखते हैं, हमारे देवी देवता, उन्होंने कहा है कि ऊपर वाले से मांगो, और अगर आपके अपने कर्म अच्छे हैं तो ऊपर वाला अपना फरिश्ता भेजता है और हर किसी की ज़रूरत पूरी करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक औरत हैं, वो कॉवेंट्री में रहती हैं, वो उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनके होटल हैं। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत है, वो खुद फ़ोन करती हैं, बात करती हैं। और फिर अब प्रोग्राम ख़त्म होने का टाइम होने वाला है, तो इसलिए अब जो टेलीफोन कॉल्स हैं उनको हम नहीं लेंगे, आप सबसे बातें अगले हफ्ते हो जाएंगी। तो वो जो हैं उनके ना 21-22 होटल हैं। आप इमेजिन करें, ये कोई सोह रोड पे स्वीट सेंट्री नहीं, या फिर कोई छोटी सी हट्टी नहीं जिसमें कि लड्डू जलेबी बिक रही है। बड़े बड़े होटल जो कि अंग्रेज़ों के महल खरीद कर उनमें बनाए गए हैं, वैसे होटल। उस औरत के पास इतना पैसा है कि सिर्फ काशी टेलीविज़न ही नहीं, काशी टेलीविज़न जैसे 200-300 टेलीविज़न वो यूँ खरीद सकती। उनका टेलीफोन आया, हेलो की कर रहा सी? मैं क्या जी मैं बैठा सी, मैं मेकअप कर रहा है, मैं तैयार हो रहा, मेरा शो होने वाला है। अच्छा आजकल की करना है? मैंने उनको बताया जी मैं तो टेलीविज़न प्रेजेंटर हूँ। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा आजकल तो की कर रहे हैं, तो आपको मालूम है ना कि वो सही नहीं कह रहा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ये मुझसे पहले लोगों को पता होता है।
तो और मैं खुद भी बता देता हूँ, आपको मालूम है मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छिपाया। मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि मैं आपको अच्छा लगूँ। फिर बात ये हुई कि मैंने उनको कहा जी मैं एक टेलीविज़न स्टेशन के लिए काम करता हूँ और उनको फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरा कोई बड़ा ज़रूरी टेलीफोन आ गया है, वैसे ऐसा है कि साडा भी कोई होटल नहीं चल रहा, सानू कोई पैसा नहीं आ रहा, असी तो आप किसी को मांग के गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, चल फिर गल होनी, ओके बाय 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 बाय, फ़ोन रख दिया। ये उनका हाल था। फिर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि एक आशी टेलीविज़न जैसी 200-300 बिल्डिंगें अगर हों तो उनको वो यूँ ख़रीद सकते हैं। उनको मैंने फ़ोन किया, मैं कहा जी मेरा एक टेलीविज़न है, आजकल मैं बीमारी की वजह से वहाँ नहीं जा रहा, लेकिन उस जगह से मुझे प्यार बहुत ज़्यादा है, तो कुछ मेहरबानी करें। तो वो कहने लगे कि कुछ पैसा था वो मैंने यूक्रेन भेज दिया है लड़ाई में देने के लिए, मदद होगी लोगों की। फिर बाकी कुछ और पैसा था, वो मेरा एक दोस्त गया है वर्ल्ड टूर पर, मैंने उसकी मदद कर दी है, तो अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो 2-3 लोग ऐसे जो कि बड़े सरमाएदार थे, मैंने उनसे खुद बात की और कोई 10,000, 5,000, 3,000, 500, 100, 50 भी नहीं, 5 पाउंड, 4 पाउंड, 2 पाउंड दे देते, तो भी मैं उनके नाम से रसीद कटवाता। जो रसीद की वैल्यू ज़्यादा होती है, जो उन्होंने दिया होता वो कम होती। लेकिन उनके साथ भी कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए कि कभी मैं परछाई की कहानी बनाकर आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो फिर अगर मेरे साथ ऐसे वाक़यात होते हैं तो इन बेचारों के साथ तो क्या होता होगा। लेकिन ये सोचिए कि अगर एक दिन ऐसा आए, जो कि भगवान करे कभी भी ना आए, कि आप टेलीविज़न ऑन करें तो वहाँ पर एक स्ट्रिप आ रही हो और थोड़े दिनों बाद वो स्ट्रिप भी गायब हो जाए और वहाँ पर कोई और चैनल आ जाए, तो ये बड़े दुख की बात होगी। क्योंकि ये टेलीविज़न स्टेशन अपनी तरह का अपना एक टेलीविज़न स्टेशन है और यहाँ पर आकर मैं दिल खोल के प्रोग्राम कर सकता हूँ। और मैंने सारी उम्र अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त किया है, जो कि मैं यहाँ पर फेस नहीं करता हूँ। आप सबका फ़र्ज़ है कि मेरे जैसी पब्लिक प्रॉपर्टी को चालू काम में लाती हुई रखने के लिए आपको काशी टीवी जैसी टेलीविज़न स्टेशन की ज़रूर मदद करनी चाहिए, जिसके के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि इनके अपने भी बदल गए और जिनके अपने भी बदल जाते हैं उनके लिए खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। और ये तो बड़ी इनकी ग्रेटनेस है कि अपने कांटे मुंदरियाँ बेचकर ही पता नहीं इस जगह को चला रहे हैं। ऐसी जगहें खोल के चलाना बहुत मुश्किल होता है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अब ऐसे लोग जो कि इनके कम्युनिटी को मानने वाले नहीं हैं, वो कहते हैं हाय असी किवें डोनेट करिए, लोग कहेंगे ये भी इन्ना चाहिए होए, तो नहीं देते। और जो लोग इनकी कम्युनिटी के हैं बहुत से, जब उनके पास जाओ तो उन्होंने आगे नाम बदल रखे, वो कहते हैं ले जे असी दे देता तो लोगों को पता लग जाना ये भी इन्ना चाहिए। तो ये जो अनटचेबिलिटी की जो कर्ज है वो आज भी हमारी कम्युनिटी में है और ये एवरीडे बढ़ रही है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर काशी टेलीविज़न आपके आगे हाथ ना करने की वजह से बंद हो जाता है तो ये एक अच्छे आर्टिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जो कि ख़त्म हो जाएगा। बड़े लोग आपस में बड़े लोगों के साथ बातें करते हैं, लेकिन काशी टेलीविज़न एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर बड़े लोग आने से भी थर थर आते हैं। तो बेचारी गरीब बुढ़ियाँ माइयाँ कोई 5 पाउंड दे देती है, कोई 4 पाउंड दे देती है, तो उसी के सहारे टेलीविज़न स्टेशन चल रहा है। हम सब में से किसी ने भी कुछ भी अपने साथ ऊपर लेकर नहीं जाना, हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आप खुद समझदार हैं कि अगर अपने गुरुओं, पीरों, पैगंबरों, देवी देवताओं को आप अगर देखना चाहते हैं तो इस टेलीविज़न को चालू रखने के लिए यहाँ के मालिकान के साथ बात कीजिए। हम लोगों का काम तो नाचना गाना है और वो सब कुछ बखूबी हम आपके सामने आके करते हैं। इतने सुंदर बन के आते हैं वो सिर्फ इसलिए कि हम आपको नज़र आएँ और आपको अच्छे लगे और आपका दिल लगे। ये सब कुछ फॉर सेल है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे तो फिर कोई टीवी नहीं देखेगा, और जब टीवी नहीं देखेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, और दुनिया में जब काम बंद हो जाता है तो सारा कुछ बंद हो जाता है। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से जो आपसे बनता सरता है
हम कबूल करेंगे, हमारे मालिकों को ज़रूर दे देना। उन्हें आपके 1 पाउंड की आपसे ज़्यादा एट द मोमेंट ज़रूरत है, और मुझे मालिकों की भी, आपकी भी, और इस टेलीविज़न स्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अपनी एजुकेशन के तौर पर, आपके एंटरटेनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे मालिकों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए 5 प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाए हैं गिन के, और उसके पैसे जमा करवा दिए जाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि हमारे शहर वुल्वरहैम्पटन में कमलजीत जी हैं, उनके साथ मिलकर वो प्रोग्राम मैं आपकी सेवा में पेश करूंगा, और वो जल्दी ही अगले प्रोग्राम में उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब प्रोग्राम ख़त्म होने का समय हो गया है। मोमी जी का असिस्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले हफ्ते फ्राइडे को 1 और 2 बजे के दरमियान ज़रूर मुलाकात होगी। जब तक लौट कर ना आऊँ, कीप वॉचिंग काशी टेलीविज़न। जय गुरुदेव।